हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फटाफट जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका हम नवा भाग करने वाले हैं। सुपर फास्ट ये रिवीजन सीरीज़ है। 23 जून को आपको एग्ज़ाम है। रोल नंबर भी आ चुका है। एडमिट कार्ड की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी है। सभी लोग अपना अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, कहाँ पे क्या सेंटर है पता कर लीजिए और बस अब बैठ के रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा जो पढ़ चुके हो बस उसी का रिवीजन कीजिए, जो वीडियो में करा रही हूँ उसी का रिवीजन कीजिए। आज हम यूनिट 7 के प्रमुख क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार है। पहला क्वेश्चन है, देश का वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है और मुझे जहाँ तक लगता है जितने भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ये तो करके ही आएंगे। दूसरा है, चेन्नई को स्पंज सिटी कहते हैं। किसको स्पंज सिटी कहा जाता है? चेन्नई को। तीसरा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में आई। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। आपदा प्रबंधन नीति कब आई? 2009 में। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। फरवरी में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए भारत ने सहायता के लिए कौन सा चलाया ऑपरेशन? ऑपरेशन दोस्त। तो याद रखना, तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। और यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। कोशी नदी भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। कोशी नदी ऐसी है तो सबसे ज़्यादा जो है मार्ग बदलती है, इधर उधर टेढ़े बड़े हो जाती है। अगला है, उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। अगला है, हिंद महासागर में सुनामी आई थी। कब आई थी? 2004, सुमात्रा इंडोनेशिया। हिंद महासागर में सुनामी कब आई? कहाँ पे आई थी? सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा में आई थी। कब आई थी? 2004 में आई थी। अगला है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1954 में हुई थी। 2023 में बिपरजॉय नामक चक्रवात जो आया था वो कहाँ आया? गुजरात के तट पर। अम्फान चक्रवात 2020 में कहाँ पर आया था? अम्फान चक्रवात 2020 में बंगाल की खाड़ी में आया। ताउते नामक चक्रवात कहाँ पे आया था? ताउते नामक चक्रवात 2021 में गुजरात में आया। स्थिति के आधार पर चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है और जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। चक्रवात की जो दाब होता है वो परिधि से केंद्र की तरफ हम जाते हैं तो दाब घटता है, मतलब परिधि की तरफ दाब अधिक होता है और जो केंद्र की तरफ जाते हैं तो दाब क्या होता है? कम होता है। चक्रवात एक निम्न दाब वायु केंद्र वाली राशि है मतलब चक्रवात एक ऐसी राशि है जिसका जो दाब होता है निम्न दाब वायु केंद्र होता है। चक्रवात क्या है? निम्न दाब केंद्र वाली वायु राशि, मतलब जिनके केंद्र पर क्या होता है? निम्न दाब होता है। भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं। 2020 में सिवनी जिले में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? याद रखना, वैसे ही भूकंप आता है तो वहाँ पर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? भूकंप आने से पहले रेडॉन गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। इसके सभी एमसीक्यू आपको यूनिट 7 में, आपको हमारे वन लाइनर फैक्ट में ये इसमें आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार ये श्रृंखला है। अगर आपने इसको नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिएगा। बहुत शानदार शानदार आपको इसमें क्वेश्चन है। हर यूनिट के 1000 प्लस एमसीक्यू हैं। अगर आप ये वाले प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी रामबाण श्रृंखला है। हर यूनिट का जो 1000 बेस्ट प्रश्न है हमने इसमें निकाले हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है और हार्ड कॉपी 1399 प्लस कुरियर में है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमें ये ले सकते हैं। इसके साथ एक और बेनिफिट है, आपको मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में हम आपको तैयारी कराते हैं, केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं
वहाँ पे हम आपको तैयारी कराते हैं, वहाँ क्वेश्चन देते हैं इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हमारी जितनी भी फटाफट सीरीज़ है या वाई सीरीज़ है, सुपर 30 सीरीज़, उसकी पीडीएफ दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। मतलब आपको अगला जो बचे हुए दिन जो हैं 22 तक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे कराने वाली हूँ। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में ये हमारा MPPSC का थ्योरी पैकेज है। ये थ्योरी पैकेज इसमें टोटल 10 बुकलेट आती हैं। हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, फ्लो चार्ट का उपयोग करते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इनको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में एकदम वर्डन नहीं लगेगा। जैसा कि मेरे मेंस के नोट्स होते हैं बहुत ही शानदार इजी लैंग्वेज में, हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, उसी प्रकार से इन थ्योरी नोट्स को तैयार किया गया है प्रीलिम्स के भी। तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ भी एक ग्रुप मिलेगा जो आपको तब तक के लिए रहेगा जब तक कि न्यू सिलेबस नहीं बदल जाता है। अगला है भूकंप के संदर्भ में सर्वाधिक क्षति कहाँ होती है। तो भूकंप के संदर्भ में सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र के पास होती है। कब तक कहाँ पे होती है? अधिकेंद्र के पास। ऐसा स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको उद्गम केंद्र या फोकस बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में कौन सा नाभिक ईंधन प्रचुर उपलब्ध है? थोरियम। थोरियम के मामले में हम मतलब हम टोटली हमें निर्यात करना पड़ता है, मतलब हमें आयात नहीं करना पड़ता है, हमारे लिए ये पर्याप्त हो जाता है। WHO द्वारा रात्रि में ध्वनि का जो उच्च स्तर निर्धारित है वो है 35 डेसिबल, और दिन में कितना है? दिन में है 45 डेसिबल। पेट्रोल के जलने से सीसा धातु उत्पन्न होती है। कौन सी सीसा धातु उत्पन्न होती है? जो कि वायु को प्रदूषित करती है। मानव के द्वारा किया गया जो प्रदूषण है वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। जैविक प्रदूषण से बचाव के लिए भारत में प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? ग्वालियर में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में बना। भारतीय मृदा संस्थान विज्ञान कहाँ बना है? भोपाल में बना है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। शोर मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना है? तो जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम बना वो 1974 में बना। कब बना? 1974 में। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण हो जाता है। नौकनी सिंड्रोम किसके कारण होता है? जो नौकनी सिंड्रोम है वो फ्लोराइड के कारण होता है। नौकनी सिंड्रोम किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण। मिनी माता या हेमोलाइसिस रोग किसके कारण होता है? मिनी माता या हेमोलाइसिस जो रोग है वो पारे के कारण होता है। इटाई रोग जल में कैडमियम की उपस्थिति के कारण। जब जल में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। इससे डायरिया जैसे रोग भी हो जाते हैं। लाइकेन किसका सूचक है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। इसके अलावा प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मीथेन है, ये प्राथमिक प्रदूषक। इसके अलावा जो अमोनिया है, अगर आपसे पूछे अमोनिया कैसा है तो वो द्वितीयक प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। वर्षा का pH मान कितना कम हो जाएगा तो उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। यदि 5.6 से वर्षा का जल का pH मान कम हो जाता है तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है। सीसा प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना था? 1974 में बना। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 2019 में आरंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है?
वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को। गिर सिंह परियोजना कब आई थी? 1972 में। गुजरात के जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ के सिंहों को बचाने के लिए ये आई थी। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया। बाघ परियोजना कब आई? 1 अप्रैल 1973 से आई। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। घड़ियाल प्रजनन योजना कब आई? 1975 में आई। यूएनडीपी की सहायता से उड़ीसा में। घड़ियाल प्रजनन योजना कहाँ से आरंभ की गई थी? उड़ीसा से की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मैदानी भाग में कितने जंगल होना आवश्यक है? 1/3 या 33% जंगल होना आवश्यक है। नामीबिया से लाए गए चीता के संबंध में मध्य प्रदेश द्वारा क्या जारी किया गया था? चिंटू चीता शुभंकर जारी किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009 में आरंभ किया गया। भारत की सबसे बड़ी घड़ियाल परियोजना कहाँ पर है? चंबल परियोजना है मुरैना में। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में वनों की कटाई के लिए किया गया था। वनों को कटाई को रोकने के लिए इसका नेतृत्व गौरा देवी ने किया। वर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कैलाश सांख्या को। और राजेंद्र कुमार बोलते हैं वाटरमैन बोला जाता है राजेंद्र कुमार को। अप्पिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े ने किया 1983 में कर्नाटका से। हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि हरित क्रांति के राजनीतिक जनक कौन है? हरित क्रांति के राजनीतिक जनक कौन है? ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप सभी लोग जिनको नहीं आता है वो इसको ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। हाय लिखकर मुझे भेज दीजिए, आपका नंबर सेव हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 नाम से आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। वो टेलीग्राम की जो लिंक है उसमें बहुत सारी PDF एग्ज़ाम तक मैं भेजूंगी आपको, तो वो आप तैयार करते जाइएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर आप नहीं जुड़े हों। इसके अलावा इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। GK विद आकांक्षा के नाम से कल ही पेज बनाया है, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। राजनीतिक जनक कौन है? अगर नहीं आता है तो गूगल करके बताइएगा, लेकिन पता कीजिएगा कि कौन है इसके राजनीतिक जनक। पारिस्थितिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? बैरी को मोनर ने किया। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? AG टेंसले ने किया। टाइगर प्रिंसेस की उपाधि किसको दी जाती है? टाइगर प्रिंसेस की उपाधि लतिका नाथ को दी जाती है। परजीवी पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा। इसकी PDF हमारे प्रैक्टिस सेट ग्रुप और प्रीलिम्स ग्रुप में पहुंचा दूंगी। सर्वाधिक प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाई जाती है। घास एवं वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा और तालाब परितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। याद रखना, घास और वन में कैसा बनता है? सीधा, और तालाब में कैसा बनता है? उल्टा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा, क्योंकि ऊर्जा क्षति होती जाती है। 10% ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत का स्कोर 60.3 था तथा भारत 163 देशों में 121वें स्थान पर था। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी का गठन किसने किया था? पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी का जो गठन किया था वो ऑस्ट्रेलिया ने किया। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 17 है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 विकास हेतु एजेंडा के लिए 17 लक्ष्य तथा 169 प्रयोजन स्वीकार किए गए। ये याद रखना किस बैठक में किए गए? 70वीं बैठक में ये किए गए।
जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू रोजन ने किया। सतत विकास लक्ष्य का निर्धारण कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले ये कब जारी किया गया था? तो सबसे पहले ये जारी किया गया था 2018 में। सबसे पहले कब किया गया था? 2018 में किया था। भारत में पर्यावरण नीति कब आई थी? भारत में पर्यावरण नीति 2006 में आई। कब आई पर्यावरण नीति? भारत में 2006 में आई। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, ये हमारा मेंस का पैकेज है। मेंस में एक तो पेपर 4, एक पेपर 5 और पेपर 2 का पार्ट 2 जो सोशलॉजी है, मतलब समाजशास्त्र तैयार हो चुका है। समाजशास्त्र की टोटल 6 बुकलेट मिलेंगी, पेपर 4 की टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी और हिंदी की टोटल 1 बुकलेट मिलेंगी। तो अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, इस प्रकार से हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारे जो नोट्स हैं वो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर हैं। मतलब हर टॉपिक के मैक्सिमम, ऐसे नहीं है कि हमने 5-7 प्रश्न हर टॉपिक के निकाले। मैक्सिमम 25, 30, 35 और जो टॉपिक बड़ा है उसके बहुत सारे प्रश्न हमने निकाले हैं। 2 मार्कर में, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। पेपर 4 में 2 मार्कर, 7 और 11 मार्कर में है। साथ में एक केस स्टडी की बुकलेट है। देख सकते हैं आप, इस प्रकार के ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश के स्कोर में पिछले सूचकांक में की तुलना में 4 अंक की वृद्धि हुई है। 2019 में 58 अंक था और 2020 में कितना हो गया? 62 अंक। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? भारत में 25 भौगोलिक क्षेत्र हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र। SDG 1 2030 तक क्या समाप्ति को बताता है? गरीबी समाप्ति को। भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं? भारत में 18 जैव मंडल हैं। मध्य प्रदेश में कितने जैव मंडल हैं? 3 जैव मंडल हैं, अमरकंटक, पचमढ़ी और पन्ना। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल की संख्या कितनी है? टोटल तो 18 है, यूनेस्को द्वारा मान्य 12 है। रामसर समझौता कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत में टोटल रामसर साइट अभी जून तक 82 हो चुकी हैं। पश्चिमी घाट जैव विविधता का क्या कहलाता है? तप्त स्थल कहलाता है। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर रोक लगाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर रोक लगाता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। टाइगर मैन किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला को बोला जाता है। फ्रेंड्स, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले जो 9-10 दिन बचे हैं वहाँ बहुत शानदार रिवीजन क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। SDG भारत सूचकांक 2020 में सबसे ज़्यादा अंक केरल ने 75 और सबसे कम अंक बिहार ने 52 प्राप्त किए थे। मध्य प्रदेश सरकार का सतत विकास लक्ष्य, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कोई भी पीछे ना छूटे। SDG 1 2013 जो है 12 जो आया था वो टिकाऊ शहरी परिवर्तन को बताता है। तो SDG 12 जो बोलता है उसके लिए टिकाऊ शहरी परिवर्तन के लिए जो एजेंडा फॉर एक्शन है वो भोपाल में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? भोपाल में। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर भोपाल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भोपाल। सतत विकास में कुल कितनी अवधारणाएं हैं? सतत विकास में 5 अवधारणाएं हैं। संयुक्त महाराष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत कब हुई? 1992 में। सतत विकास शब्द कब आया? 1980 में। सतत विकास की दिशा में पहला कदम किस सम्मेलन में उठाया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन में उठाया गया। सतत विकास के 3 प्रमुख घटक हैं कौन से? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण।
फ्रंट लैंड कमीशन कब आया? 1987 में आया। और इसने सबसे पहले सतत विकास की व्याख्या की। ये भी पूछ सकते हैं किस कमीशन ने सबसे पहले सतत विकास की व्याख्या की थी। तो सबसे पहले जो सतत विकास की व्याख्या की है वो फ्रंट लैंड कमीशन ने की थी। किसने? फ्रंट लैंड कमीशन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात को एक आपके लिए यूनिट 9 का टॉपिक लेके आऊँगी, साइबर सुरक्षा का। बहुत ही शानदार टॉपिक है। और साथ में जितने भी संस्थान अलग अलग लोगों ने बनाए हैं रोबोटिक के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर आपने ये वाला वीडियो पहले देख लिया है तो। और लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।